जरा सोच के देखिए, आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। ब्रिटिश इंजीनियर्स पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे और खुदाई करते हुए ना उन्हें अचानक पकी हुई ईंटों का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। और उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि वो क्या है। बिल्कुल नहीं, मतलब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन ईंटों को उखाड़ा और मीलों लंबी रेलवे लाइन बिछा डाली। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे कोई आम ईंटें नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि वो 4700 साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता के अवशेष उखाड़ रहे थे जिसके घरों में तब भी वाटरप्रूफिंग और फ्लश वाले टॉयलेट थे। हाँ, और वो भी तब जब दुनिया के ज्यादातर लोग गुफाओं से बाहर ही निकल रहे थे। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन ना इसी रहस्य को सुलझाना है। हमें ये समझना है कि हजारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने उन्नत नगरों में कैसे रहते थे, उनके व्यापार की प्रणाली क्या थी और इतनी शानदार व्यवस्था अचानक मिट्टी में कैसे मिल गई। बिल्कुल। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे आज के स्रोतों में ना एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक नजरिया दिया गया है। जसपाल और हरप्रीत नाम के दो बच्चों की कहानी है। वो गली में क्रिकेट खेलते हुए एक खंडहर नुमा भूताहा घर को देखते हैं। हाँ, वो हैरान होते हैं कि लोग उस टूटी फूटी इमारत को बचाने की बात क्यों कर रहे हैं। हाँ, और यही बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। देखिए, ये इंसानी फितरत का बहुत सटीक उदाहरण है। मतलब हम अक्सर अपने आसपास मौजूद इतिहास की अहमियत नहीं समझ पाते। हमें पुरानी चीजें बस कबाड़ या भूताहाई लगती हैं। और यही गलती उन ब्रिटिश इंजीनियरों ने भी की। मतलब उन्होंने हड़प्पा की अनमोल इमारतों को महज मुफ्त की ईंटें समझकर तबाह कर दिया। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोमांचित करती है वो ये है कि उस समय किसी को इस बात का भान तक नहीं था कि वे एक पूरी की पूरी सभ्यता का नक्शा मिटा रहे हैं। बाप रे। हाँ, इसके लगभग 80 साल बाद जाकर पुरातत्ववेदों को एहसास हुआ कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने और सबसे उन्नत शहरों में से एक है। और चूंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, तो इस पूरी संस्कृति को ही हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। और जब हम इन शहरों के उन्नत होने की बात करते हैं ना, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब आज के हमारे आधुनिक शहरों को ही देख लीजिए। हाँ, वो तो है ही। ट्रैफिक, जल भराव, वही तो, बेतरतीब निर्माण। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पानी भर जाता है। लेकिन 4700 साल पहले इन शहरों की जो सिटी प्लानिंग थी, उसे देखकर दिमाग चकरा जाता है। एकदम सही कह रही हैं आप। पूरे शहर को एक सख्त मास्टर प्लान के तहत दो हिस्सों में बांटा गया था। पश्चिमी हिस्सा छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, जिसे नगर दुर्ग या सिटाडल कहते हैं, और पूर्वी हिस्सा काफी बड़ा था, जिसे निचला नगर कहा गया। और पता है, ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था। अच्छा। हाँ, अगर हम इस नियोजन के पीछे के क्यों को समझें, तो ये दो तरफा विभाजन एक बहुत ही जटिल सामाजिक संरचना की ओर इशारा करता है। मतलब किसी तरह का क्लास सिस्टम। बिल्कुल। नगर दुर्ग में आम घर नहीं थे, वहां विशेष सार्वजनिक या धार्मिक इमारतें थीं। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज में एक ऐसा शासक या कुलीन वर्ग था जो ऊपर रहता था और शहर की व्यवस्था चलाता था। समझ रही हूँ। और इन दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियां थीं, वे इतनी मजबूत थीं कि 4700 सालों के भूकंप और तूफान भी उन्हें पूरी तरह नहीं गिरा पाए। अरे वाह! उन दीवारों की मजबूती का राज न उनकी चिनाई में था। स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे लेगो ब्लॉक्स की याद आ गई। लेगो ब्लॉक्स। हाँ। हाँ, वो इंटरलॉकिंग वाला पैटर्न। एकदम। जिस तरह लेगो के टुकड़ों को एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा जाता है ताकि पूरा ढांचा एक साथ जुड़ा रहे और गिरे नहीं, ठीक उसी तरह हड़प्पा के कारीगर ईंटों को एक खास पैटर्न में फंसाकर चुनते थे। बिल्कुल। ये केवल ईंट पर ईंट रखना नहीं था। हाँ, ये एक सोची समझी इंजीनियरिंग थी ताकि दीवार पर पड़ने वाला दबाव समान रूप से बढ़ जाए। ये दर्शाता है कि वे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के मूलभूत सिद्धांतों का बहुत अच्छी तरह समझते थे। और उनकी इंजीनियरिंग का सबसे अद्भुत नमूना पता है क्या है? क्या? मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। ये नगर दुर्ग में बना एक बहुत ही विशेष तालाब था। वो हाँ, मैंने उस स्नानागार के बारे में पढ़ा और मैं सच में हैरान रह गई। मतलब आज हम छतों या स्विमिंग पूल में पानी का रिसाव रोकने के लिए महंगे और जटिल केमिकल इस्तेमाल करते हैं। सही बात है, लेकिन हड़प्पा के लोगों ने 4700 साल पहले पक्की ईंटों और प्लास्टर के ऊपर चारकोल यानी तारकोल की एक मोटी परत चढ़ाकर उसे पूरी तरह से वाटरप्रूफ कर दिया था। कमाल है ना। और ये व्यवस्था सिर्फ तालाब तक सीमित नहीं थी। इसके दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां थीं, कपड़े बदलने के लिए अलग कमरे थे। मतलब पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स था। बिल्कुल। पानी भरने के लिए खास कुएं खोदे गए थे
और इस्तेमाल के बाद उस पानी को बाहर निकालने के लिए एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। तो ये रोजाना नहाने की जगह नहीं थी, बल्कि ये किसी बड़े सामूहिक या धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा रहा होगा। और जब हम पानी निकालने की बात कर रहे हैं ना, तो उनकी ड्रेनेज व्यवस्था यानी जल निकासी प्रणाली पर बात करना तो बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो मास्टरपीस है। सच में ये मेरे लिए पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। आज हमारे आधुनिक शहरों में मानसून आते ही नाले चौक हो जाते हैं, सड़कें नदियां बन जाती हैं, लेकिन हड़प्पा में हर घर में अपना स्नानघर था। और ढलान वाले फर्श भी। हाँ, और घर का पानी गली की ढकी हुई नालियों में जाता था। और उन नालियों का विज्ञान देखिए, वे बिल्कुल सीधी लाइन में बनाई गई थी और हर नाली में बहुत ही सटीक और हल्की ढलान होती थी, जिसे ग्रेडियंट कहते हैं। बिल्कुल, ताकि पानी अपने आप गुरुत्वाकर्षण की मदद से बहता रहे और कचरा कहीं ना फंसे। एक मिनट। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे शहर का लेवल नाप कर नालियों को एक खास एंगल पर बनाया था? एकदम सही। और घरों की ये छोटी नालियां बाहर जाकर सड़कों की बड़ी नालियों से जुड़ती थीं। और क्योंकि ये नालियां ढकी हुई थीं, इसलिए साफ सफाई के लिए इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे। बाप रे, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही आधुनिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरा शहर कागज पर डिजाइन किया हो। है ना? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि घर, नालियां और सड़कें अलग-अलग समय पर नहीं बनी थीं। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले घर बना लिए फिर याद आया कि अरे नाली तो बनाई ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये पूरा शहर एक ही बार में एक मास्टर प्लान के तहत जमीन पर उतारा गया था। बिना किसी मजबूत केंद्रीय सत्ता या प्रशासन के इतने बड़े पैमाने पर ऐसा निर्माण संभव ही नहीं है। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब इतने व्यवस्थित और शानदार शहर होंगे तो जाहिर है वहाँ के लोग अपनी दुनिया तक ही सीमित नहीं रहे होंगे। बिल्कुल, उनका दायरा बहुत बड़ा था। हमारे स्रोतों में एक और बहुत ही सटीक विचार विमर्श दिया गया है जिगनी नाम की एक बच्ची का। वो अपने गांव के मेले में स्टील के चमकते बर्तन, प्लास्टिक के खिलौने और दूर से आने वाले बंजारे व्यापारियों को देखकर सोचती है कि ये लोग हमेशा सफर में क्यों रहते हैं। हाँ, और उसकी माँ उसे बहुत अच्छे से समझाती है कि व्यापार ऐसे ही काम करता है, मतलब दूर से सस्ती या अनोखी चीजें लाओ और यहाँ बेचो। अगर हम जिगनी की इस कहानी के पीछे की साइकोलॉजी को हड़प्पा सभ्यता पर लागू करें तो एक बात एकदम साफ है। क्या? कि मानव स्वभाव पिछले 5000 सालों में बिल्कुल नहीं बदला है। जैसे आज हम अमेज़न की डिलीवरी का या विदेशों से आने वाले नए गैजेट्स का इंतजार करते हैं, वैसे ही हड़प्पा के लोग भी दूर दराज से आने वाले व्यापारियों के काफिलों का इंतजार करते होंगे। यह एक बहुत ही सटीक तुलना है। हड़प्पा के शहरों में एक जबरदस्त और विशाल व्यापारिक नेटवर्क था। उनके शासक और व्यापारी तांबा, बहुमूल्य पत्थर और धातुएं हजारों किलोमीटर दूर से मंगवाते थे। हजारों किलोमीटर? हाँ, उदाहरण के लिए वे तांबा आज के राजस्थान से ही नहीं, बल्कि समुद्र पार पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी लाते थे। ओमान से? जरा इस कैसे पर गौर कीजिए। 4700 साल पहले ओमान से तांबा लाना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल मजाक नहीं है। मतलब बिना किसी आधुनिक कंपास या जीपीएस के लकड़ी के जहाजों में अरब सागर को पार करना, समुद्री हवाओं और लहरों के गणित को समझना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। और सिर्फ ओमान ही नहीं, कांसा बनाने के लिए जो टिन इस्तेमाल होता था वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान के दुर्गम पहाड़ों से आता था। अरे वाह! और सोने का आयात दक्षिण भारत के कर्नाटक से किया जाता था। इसका सीधा मतलब है कि उनके पास एक बहुत ही कुशल सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स मौजूद थी। और ये व्यापारी सिर्फ कच्चा माल ही नहीं लाते थे, यहाँ के कारीगर उस कच्चे माल को एक अलग ही स्तर पर ले जाते थे। उदाहरण के लिए चर्ट पत्थर से बने उनके बाट। ओह, वो बाट इतिहास के सबसे दिलचस्प आविष्कारों में से एक हैं, है ना? उन्होंने पत्थर को तराश कर जो बाट बनाए, उनका वजन इतना सटीक था कि उनका इस्तेमाल बहुमूल्य पत्थरों और सोने को तौलने के लिए किया जाता था। लेकिन इतने सटीक बाट बनाने की जरूरत क्या थी? मेरा मतलब है अगर आप सब्जी खरीद रहे हैं तो थोड़ा बहुत वजन ऊपर नीचे चलता ही है। यही तो बात है। जब आप दूर दराज के अजनबियों के साथ बहुमूल्य धातुओं का व्यापार कर रहे हो तो वहां सबसे बड़ी जरूरत होती है भरोसे की। अच्छा, ट्रस्ट फैक्टर। बिल्कुल। सटीक बाट और मानकीकरण ये सुनिश्चित करते थे कि ओमान का व्यापारी हो या हड़प्पा का, दोनों एक ही गणित पर काम कर रहे हैं, कोई किसी को ठग नहीं सकता।
जब भरोसे की बात आई है ना, तो मुझे उनकी मुहरों और मुहरबंदी का जिक्र जरूर करना है। वो भी एक कमाल की चीज थी। मैं तो इसे प्राचीन दुनिया के ब्लॉकचेन या क्रिप्टोग्राफी मानती हूँ। ये एक बहुत ही आधुनिक लेकिन सटीक एनालॉजी है। तो मुहरबंदी की प्रक्रिया क्या थी? स्रोतों के मुताबिक जब व्यापारी अपना सामान थैलियों में भरकर दूर भेजते थे, तो थैलियों के मुहाने को रस्सी से बांधकर उस पे गीली मिट्टी लगा दी जाती थी और फिर उस मिट्टी पर एक खास चौकोर मुहर को दबाया जाता था, जिससे मिट्टी पर एक छाप बन जाती थी। और अगर वो छाप गंतव्य तक पहुंचने पर टूटी भी नहीं है, बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि रास्ते में सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बिल्कुल। सोचिए, 3000 किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया में बैठा कोई खरीदार जो हड़प्पा के व्यापारी को जानता तक नहीं, वो सिर्फ उस मुहरबंदी को देखकर ये विश्वास कर सकता था कि सामान सुरक्षित और असली है। ये उस जमाने का सील पैक और वेरीफाइड बैज था। एकदम सही। व्यापार के अलावा ना, उनके शिल्प की विशेषज्ञता हैरान करने वाली थी। हमने मनके और मिट्टी के बर्तनों के बारे में सुना है जो प्राकृतिक चीजों से बनते थे, लेकिन हड़प्पा के लोगों ने फियांज नाम का एक पदार्थ बनाया जो प्राकृतिक नहीं था। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा। ये तो एक तरह से 4700 साल पुराना सिंथेटिक पॉलीमर या कह लें कृत्रिम प्लास्टिक था। बिल्कुल। वे सिर्फ चमकते पत्थर नहीं उठा रहे थे, वे बाकायदा केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, वे बालू या स्फटिक पत्थरों को बारीक पीसते थे, उसमें गोंद मिलाते थे, उसे मनचाहा आकार देते थे और फिर उच्च तापमान पर पकाकर उस पर एक चिकनी नीली या समुद्री हरे रंग की परत चढ़ाते थे। बाप रे, इतनी मेहनत! हाँ, ये एक बहुत जटिल औद्योगिक प्रक्रिया है जो बिना गहरी वैज्ञानिक समझ और विशेषज्ञता के संभव नहीं है। और ये विशेषज्ञता हमें मोहनजोदाड़ो से मिली उस दाढ़ी वाली व्यक्ति की मूर्ति में भी दिखती है। हाँ, वो प्रीस्ट किंग वाली मूर्ति। उस मूर्ति के कपड़े की कढ़ाई, दाढ़ी के बाल और चेहरे के भाव इतने सटीक हैं कि वो किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता। इसका सीधा मतलब है कि समाज में श्रम का स्पष्ट विभाजन था, यानी डिवीजन ऑफ लेबर। कुछ लोग सिर्फ इंजीनियरिंग कर रहे थे, कुछ समुद्र पार व्यापार, कुछ फेंस की केमिस्ट्री पर काम कर रहे थे और कुछ मूर्ति कला में पारंगत थे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? मैंने स्रोतों में पढ़ा कि शहरों में सिर्फ कारीगर, व्यापारी और शासक थे, तो जाहिर है शहर में तो कोई खेत जोत नहीं रहा था। सही सवाल है। इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लोगों का पेट रोजाना कैसे भरता था? इसके पीछे कैसी सप्लाई चेन रही होगी? देखिए, ये किसी भी महान सभ्यता की नींव है। शहर कभी भी अपने ग्रामीण आधार के बिना जिंदा नहीं रह सकते। रूरल बैकबोन, राइट? हाँ, शहर के बाहर बसे गांवों के किसान और चरवाहे ही इस पूरी शहरी व्यवस्था का पेट भरते थे। वे गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान और तिल उड़ाते थे। और इसी दौर में ना कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति हुई। वो क्या थी? हल का आविष्कार। ओ, द प्लाव! ये तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा होगा। बेशक, जमीन को गहराई तक जोतने से पैदावार कई गुना बढ़ गई। चूंकि लकड़ी के हल समय के साथ नष्ट हो गए, लेकिन खुदाई में मिले मिट्टी के खिलौने वाले हल साबित करते हैं कि यह तकनीक पूरे जोरों पर थी। क्या बात है! इसके अलावा जहां बारिश कम होती थी, वहां उन्होंने पानी को रोककर खेतों तक पहुंचाने की सिंचाई प्रणाली भी विकसित कर ली थी। तो ये एक बहुत ही जटिल इकोसिस्टम था। गांव उत्पादन कर रहे थे और शहर उस उत्पादन के बल पर व्यापार और शिल्प कर रहे थे। बिल्कुल। अब इस व्यापारिक नेटवर्क की एक और कड़ी को समझने के लिए ना, हमें पंजाब और सिंध से निकलकर थोड़ा दक्षिण की ओर गुजरात चलना होगा। हाँ, गुजरात के स्थल बहुत खास हैं। और गुजरात के धौलावीरा शहर को देखकर अभी तक हमने जो नियम समझे हैं, वे सब टूटते हुए नजर आते हैं। यही तो इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये कभी भी एक फॉर्मूले पर नहीं चलता। धौलावीरा बाकी हड़प्पा शहरों से बहुत अलग था। अलग कैसे? मतलब अभी तक हमने बात की कि शहर 2 हिस्सों में बंटे थे, नगर दुर्ग और निचला नगर, लेकिन स्रोतों के मुताबिक धौलावीरा तो 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। हाँ, और हर हिस्से के चारों ओर ईंटों की नहीं, बल्कि बड़े बड़े पत्थरों की ऊंची दीवारें थी। पत्थरों की? हाँ, क्योंकि धौलावीरा कच्छ के इलाके में था, जहां पत्थर आसानी से उपलब्ध थे। वहां साफ पानी का भी बेहतरीन प्रबंधन था। लेकिन जो चीज धौलावीरा को सबसे खास बनाती है, वो है वहां मिला एक बहुत बड़ा खुला मैदान और हड़प्पा लिपि का एक विशाल साइन बोर्ड। यार, वो साइन बोर्ड वाला हिस्सा मुझे बहुत अचरज में डालता है। मतलब सफेद पत्थरों पर बड़े बड़े अक्षर उकेरे गए थे। हाँ। आमतौर पर हड़प्पा की लिपि सिर्फ छोटी छोटी मोहरों पर मिलती है, जिन्हें जेब में रखा जा सके।
लेकिन इतना बड़ा साइन बोर्ड क्यों? वो सिर्फ एक साइन बोर्ड नहीं था। देखिए, उस जमाने में जब ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इतने बड़े पत्थरों पर बड़े बड़े अक्षर उकेरना एक तरह से अपनी सत्ता, ताकत और साक्षरता का सार्वजनिक प्रदर्शन था। ओह, जैसे आज किसी बड़े कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर के बाहर उनका विशाल लोगो लगा होता है अपनी ब्रांडिंग और ताकत दिखाने के लिए। एकदम सटीक तुलना है। और इसी ताकत और व्यापार का एक और केंद्र था गुजरात का एक दूसरा शहर, लोथल। लोथल खंबात की खाड़ी के पास बसा था। और जो बात मुझे लोथल के बारे में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है वहां का बंदरगाह या डॉकयार्ड। वो बहुत ही गजब का स्ट्रक्चर है। ये कोई साधारण तालाब नहीं था जहां नावें खड़ी होती थीं। तो फिर क्या था? लोथल का डॉकयार्ड समुद्री ज्वार भाटे की गहरी समझ का नतीजा था, मतलब टाइड्स की। समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज हाई टाइड के समय नदी के रास्ते अंदर आते थे। अच्छा। और जब पानी कम होता था, यानी लो टाइड में, तो डॉकयार्ड के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे ताकि नावें सुरक्षित खड़ी रह सकें। जरा सोचिए, 4700 साल पहले लोग चांद और गुरुत्वाकर्षण की वजह से आने वाले ज्वार भाटे के समय की गणना कर रहे थे। बिल्कुल, ताकि उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना रुके चलता रहे। कमाल है। और लोथल में मनके बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री भी मिली है जहां से दुनिया भर में माल जाता था। और वहीं से हमें मोहरबंदी वाले वो थैले और सील मिली हैं जिनकी हमने अभी बात की थी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर देखी जिसके पास भूकंप झेलने वाली इंजीनियरिंग थी, वाटरप्रूफ स्नानागार थे, गुरुत्वाकर्षण आधारित ड्रेनेज सिस्टम था। हाँ, सिंथेटिक पॉलीमर का ज्ञान था और ब्लॉकचेन जैसा भरोसेमंद व्यापारिक नेटवर्क था। लेकिन फिर क्या हुआ? स्रोतों के अनुसार आज से लगभग 3900 साल पहले ये पूरी की पूरी व्यवस्था अचानक चरमराने लगी। हाँ, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी महान सभ्यता जो एक विशाल क्षेत्र में फैली थी, उसका पतन कैसे हुआ? मैंने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो जैसे आलीशान शहर की सड़कों पर कचरे के ढेर जमा होने लगे। वो कमाल की जल निकासी प्रणाली जिसे हमने म्यूनिसिपल मास्टर प्लान कहा था, वो पूरी तरह टूट गई। हाँ, सब कुछ बिखरने लगा। मोहरों का और बाटों का इस्तेमाल बंद हो गया। लोग सड़कों पर ही झुग्गियों जैसे घर बनाकर रहने लगे। ये तो बिल्कुल हॉलीवुड की किसी मैड मैक्स जैसी दुनिया का नजारा लगता है। ये कैसे हुआ? विद्वानों और इतिहासकारों के बीच इस पतन के कारणों के लेकर काफी लंबी बहस रही है और कई सिद्धांत मौजूद हैं। जैसे कि कुछ का मानना है कि नदियां सूख गईं, जिससे पूरी कृषि व्यवस्था ठप हो गई। कुछ का कहना है कि ईंटें पकाने और धातु पिघलाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत थी कि बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई, जिसने पर्यावरण को नष्ट कर दिया। कुछ मानते हैं कि बाढ़ आ गई या फिर मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने सभी चरागाहों को खत्म कर दिया। लेकिन यार, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। क्या ये सिद्धांत वाकई तर्कसंगत लगते हैं? मेरा मतलब है, अगर एक नदी सूखती है या किसी एक इलाके में बाढ़ आती है तो वो एक क्षेत्र को तबाह कर सकती है। लेकिन क्या सिर्फ एक नदी के सूखने से पंजाब से लेकर गुजरात तक फैली एक पूरी उपमहाद्वीपीय सभ्यता एक साथ खत्म हो सकती है? ये गले नहीं उतरता। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। और आधुनिक इतिहासकार भी यही मानते हैं कि बाढ़ या सूखा किसी एक इलाके को तो बर्बाद कर सकता है, लेकिन पूरी सभ्यता को नहीं। इसलिए अब ज्यादातर विद्वान इसे सिस्टम्स कोलैप्स के रूप में देखते हैं। सिस्टम्स कोलैप्स यानी व्यवस्था का पूरी तरह से फेल हो जाना। हाँ, ऐसा लगता है कि जो शासक वर्ग या वो केंद्रीय प्रशासन था ना, जो बाटों को एक जैसा रखता था, जो ड्रेनेज की सफाई करवाता था, जो व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करता था, बिल्कुल, उसका नियंत्रण अचानक खत्म हो गया। जब ऊपर से व्यवस्था टूटती है तो पूरी सप्लाई चेन ढह जाती है। मेक सेंस। जो भी कारण रहा हो, इसका असर इतना भयानक था कि लोगों ने सिंध और पंजाब की अपनी पुरानी व्यवस्थित बस्तियां छोड़ दी और वे पूर्व तथा दक्षिण की ओर छोटी, नई और अव्यवस्थित बस्तियों में जा बसे। और इसके बाद एक नए शहर को जन्म लेने में लगभग 1400 साल लग गए। हाँ, इस पूरी कहानी के अंत में ना, मैं एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करना चाहूंगा, जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता की अनूठी सोच का असली अंदाजा मिलता है। क्या तुलना है? ठीक उसी समय, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले, मिस्र में राजा बड़े बड़े पिरामिड बनवा रहे थे। हाँ, इजिप्ट के पिरामिड्स जो आज भी दुनिया के अजूबों में गिने जाते हैं। लेकिन मिस्र के राजा उन पिरामिडों में कर क्या रहे थे? वे अपने मरे हुए शरीरों के साथ बेशुमार दौलत, खाना, कपड़े, गहने और यहां तक कि अपने सेवकों को भी दफना रहे थे।
हाँ, मिस्र की पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा निवेश मौत के बाद की जिंदगी पर था। राजाओं के मकबरों और मृत्यु के बाद के जीवन पर खर्च कर रही थी। और दूसरी तरफ हमारे हड़प्पा के लोग थे, जो अपना विज्ञान बेहतरीन ढकी हुई नालियां बनाने, आम लोगों के लिए कुएं खोदने, स्नानागार बनाने और व्यापारिक बंदरगाहों के निर्माण में लगा रहे थे। बिल्कुल, हड़प्पा में हमें कोई भव्य महल या विशाल पिरामिड नहीं मिलते। उनका पूरा जोर एक बेहतरीन नागरिक व्यवस्था पर था, जो जिंदा लोगों के जीवन को सुगम और स्वच्छ बनाए। ये हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। महान सभ्यताएं केवल इस बात से नहीं पहचानी जाती कि उनके राजाओं के पास कितनी दौलत थी या उन्होंने कितने बड़े मकबरे बनाए। सही बात है। असली महानता इस बात में है कि उन्होंने अपने आम नागरिकों का जीवन कितना व्यवस्थित और सुरक्षित किया। हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम उनके समाज की प्राथमिकता को दर्शाता है। और यही उनकी सबसे बड़ी और अनूठी विरासत है। बिल्कुल। तो इस गहराई से की गई चर्चा को समेटते हुए मैं चाहूंगी कि सभी श्रोता एक बात पर विचार करें। हमने देखा कि कैसे 4700 साल पहले एक उन्नत सभ्यता ने अपनी ईंटें एक दूसरे में पिरोकर एक मजबूत ढांचा खड़ा किया, समुद्री ज्वार को समझा और एक बेहतरीन सिस्टम बनाया, और फिर वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। एक रहस्य बनकर रह गया। हाँ, तो जरा सोचिए, आज से 5000 साल बाद जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारे आज के शहरों की खुदाई करेंगे, तो क्या वे हमारे प्लास्टिक के कचरे, कंक्रीट के जंगलों और जमीन में दबे स्मार्टफोन्स को देखकर ये समझ पाएंगे कि हम कैसे जीते थे? बहुत गहरा सवाल है। या वे भी हमारी तरह किसी रहस्य में उलझ जाएंगे कि हमारी ये तथाकथित आधुनिक सभ्यता अचानक कहाँ गायब हो गई? इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे श्रोतों और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।